आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आज मुझे अपने जीने पर अफसोस हो रहा है। बहुत अंदर से मैं बहुत ज़्यादा भरा हुआ हूँ। जो सारा नज़ारा देश भर में दिख रहा है, परिवार के परिवार उजड़ गए हैं कोरोना के कारण। किसी के माता पिता छिन गए, माता पिता का साया नहीं रहा किसी के सर पर। माता पिता बैठे हुए हैं और किन्हीं का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी की पत्नी चली गई, छोटे छोटे बच्चे चले गए। देश भर के हालात बहुत ही खराब हैं। उदयपुर में भी बूढ़ी माँ सास को छोड़ करके बेटा चला गया। कई उदाहरण हैं, पूरे के पूरे परिवार उजड़ गए। जहां देखो वहां से मरने की खबर। यह है कोरोना का असर। और भविष्य सारा का सारा अंधकारमय है। आज मुझे बहुत गहरी वेदना में हूं और मुझे अपने जीने पर अफसोस हो रहा है कि मैं 5 जुलाई को, जब भयंकर एनीमिया के कारण, जब मेरा हीमोग्लोबिन 4.5 रह गया, मेरा B12 विटामिन B12 50 से नीचे चला गया, जब मेरी प्लेटलेट्स 43,000 पे आ गई और चक्कर आकर के वॉशरूम में गिर पड़ा, तो रीढ़ की हड्डी में मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए और बेहोश हो गया। काश उसी समय भगवान ने मुझे क्यों नहीं उठा लिया। आज मैं अपनी रिपोर्ट्स लेकर के बैठा हुआ हूं, पुरानी रिपोर्ट्स, और देख रहा था मुझे भगवान ने क्यों बचा लिया। मेरा हीमोग्लोबिन 50 से नीचे। देखिए, ये 30 जून की रिपोर्ट है। यहां हीमोग्लोबिन 4.7 है और बाकी के आंकड़े भी कुछ अच्छे नहीं हैं। इसमें आरबीसी 1.18, तीन जुलाई को मेरा हीमोग्लोबिन 4.5 रह गया। प्लेटलेट्स 43,000 हो गई मात्र। ये 7 जुलाई की रिपोर्ट है। 5 जुलाई को जब मैं गिरा उसके बाद की ब्लड टेस्ट। ये मेरा एक्सरे है और ये एक्सरे की रिपोर्ट है। इसके पहले सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स भी हैं, जिसमें कहा गया है कि मेरा लीवर जो है वो फैटी हो रहा है, ये एनीमिया और इन सब के कारण। लेकिन देवगुरु धर्म की क्यों ऐसी कृपा हुई कि मैं बच गया। क्या ये मौत का तांडव देखने के लिए? आज बहुत ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं। इतनी मेरी कंडीशन हो गई है ये सारा मौत का तांडव देख करके। सुकून की बात सिर्फ इतनी है कि जिन लोगों ने भी मेरा सेमिनार अटेंड किया, जो लोग भी मेरे संपर्क में आए, जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो पूरी तरह देखे और उनको फॉलो करना शुरू किया, देवगुरु धर्म की कृपा से उन पर कोई आंच नहीं आई। नहीं तो बहुत
बहुत मुश्किल होता मुझे अपने आप पर काबू पाने में। मेरा सपना था कि मैं बहुत जल्दी एक ऐसा सेंटर बनाऊंगा, एक ऐसा तीर्थ बनाऊंगा, महातीर्थ बनाऊंगा, भगवान पार्श्वनाथ का भव्य तीर्थ बनाऊंगा, और उसी में इस तरह का एक सेंटर बनाऊंगा जहां पर नेचुरोपैथी, साइकोथेरेपी, किचन थेरेपी और मेडिकल सारी यूनिट्स हों, और उसमें किस प्रकार से ट्रीटमेंट की प्रक्रिया रहेगी, सारा का सारा योजनाबद्ध तरीके से उसमें गौशाला वगैरह, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वगैरह सारा, और जो औषधि पौधे हैं उनका सबका वहां पर लगाना करना, वो सारा मेरा एक सपना है। लेकिन लगातार लॉकडाउन, जब पिछला लॉकडाउन हुआ और उस लॉकडाउन में ही मैं तनाव में आया, मेरा खाना पीना छूट गया, क्या होगा। उस समय में मैंने किताबें तैयार की कि मेरे कुछ भी हो जाए तो कम से कम एक चीज रह जाएगी, क्योंकि मुझे दिसंबर 19 में ही इस बात का आभास हो गया था, और मैंने पहली जो है फेसबुक पोस्ट लिखी थी, व्हाट्सएप पे पोस्ट डाली थी कि ये जो चाइना से सारा चीज पैदा हुई है, ये भयंकर महामारी का रूप लेगी और ये पूरे विश्व में फैलेगी। 20 तारीख को मैंने पोस्ट लिखी थी एक, और उसके बाद में इस तैयारी में लग गया मैं कि मुझे, मैं रहूं या ना रहूं, कुछ तो मैं यहां छोड़ जाऊं। मैं कई लोगों तक पहुंचा पाया इसको, कई लोगों तक अभी पहुंचा नहीं पाया हूं। उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही ये सब लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि ये जिंदगी भर की कमाई है। आपका रुपया पैसा काम आएगा या ना आएगा कह नहीं सकते, लेकिन जीवन में इसका उपयोग बार बार हो सकेगा, क्योंकि इसमें मैंने हर बीमारी के उपचार के बारे में बताया है, और पूरा का पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया है, पूरा का पूरा साइंटिफिक दृष्टिकोण से बताया है। कोई भी डॉक्टर इसको गलत नहीं ठहरा सकता, कोई भी वैज्ञानिक इसको गलत नहीं ठहरा सकता। सारे घरेलू उपचार बताए हैं, लेकिन पूरा का पूरा साइंटिफिक विश्लेषण करके। दूसरा मैंने काम शुरू किया था जब मेरा हीमोग्लोबिन वगैरह ये डाउन होता जा रहा था। आप यदि मेरे शुरू के वीडियोस देखेंगे तो मेरा चेहरा पूरा सूजा हुआ है, बिल्कुल कमजोर और सफेद सफेद चेहरा, यदि शुरू के मेरे वीडियोस देखेंगे तो। उस समय भी मेरे मन में यही कल्पना आ गई कि कुछ भी थोड़ा बहुत इन किताबों में रह गया है तो मेरे इन वीडियो से मैं पूरा कर दूंगा, और ये वीडियो रहेंगे तो लोग देखेंगे और अपना उपचार कर सकेंगे। मुझे इस बात का संतोष है, लेकिन ऐसा संतोष भी क्या कि जो आधा अधूरा हो। मुझे अभी तक हजारों लाखों लोगों तक पहुंचना था। YouTube का वीडियो भी इतना ज्यादा प्रसारित होना था, क्योंकि जो कोरोना का मामला है, कोई डॉक्टर्स इतना अपडेटेड नहीं रहते होंगे उनकी व्यस्त जीवन शैली के कारण, जितना मैं आज की तारीख में डे टू डे पढ़ता रहता हूं इस कोरोना को लेकर के कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोरोना किस तरह से लोगों को इफेक्ट कर रहा है, और किस चीज का क्या रास्ता है नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक जीवन शैली में क्या रास्ता है इन सब चीजों का। रोज तलाश करता हूं, रोज पढ़ता हूं। और मैंने बहुत पहले ही कहा था, जो आज सत्य साबित हो रहा है, कि कोरोना ये केवल एक फेफड़े की बीमारी नहीं है। ये महामारी जो है केवल फेफड़े तक, आदमी का फेफड़ा कमजोर करके और चली जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि इससे खतरनाक तरीके से खून का थक्का भी जम सकता है, खून के ब्लड क्लॉट्स फेफड़े में जम सकते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी हो सकता है। शरीर की जो नाड़ियां हैं
उनके अंदर खून जमा हो सकता है। जो शरीर की आर्टरीज हैं, जो हार्ट से कनेक्टेड हैं, ब्लड सर्कुलेट करती हैं आर्टरीज, उनमें खून के थक्के जम सकते हैं। और ये सब बातें सामने आ रही है। मैं बराबर इस बात का इशारा करता रहा, इस बात को मैंने हर सेमिनार में कहा है कि एक सीटी स्कैन का मतलब है 700 एक्सरे जितना रेडिएशन आपके शरीर में। इसलिए बात बे बात और जल्दी से घबराहट में, हड़बड़ाहट में कोई भी अपना सीटी स्कैन न करवाए। बहुत अति आवश्यक हो और डॉक्टर कहे तो सिर्फ एक बार अपना सीटी स्कैन करवाइए। लेकिन देख रहा हूं लोग 2-3 बार अपना सीटी स्कैन करवा रहे हैं देखने के लिए कि कहां क्या इफेक्ट हुआ है। और अभी मेरी बात को एंडोर्स किया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो एम्स के, जो सरकारी हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल पूरे देश में, जिसकी बड़ी चेन है हॉस्पिटल्स की, उसके डायरेक्टर जानी मानी हस्ती डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने मेरी बात को एंडोर्स किया। हालांकि उन्होंने रेडिएशन का स्तर 300-400 बताया, 300-400 एक्सरे जितना रेडिएशन, लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने उस समय में किताब या कोई वो सारी चीजें नहीं देखी, लेकिन वे सीरियस थे, काफी गंभीर थे, उनका कंसर्न था। और उन्होंने कहा, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने, आप उनका वीडियो सुन सकते हैं, यूट्यूब पर भी उनका वीडियो मौजूद है, नवभारत टाइम्स में भी उनका वीडियो आया है, एनडीटीवी पर भी उनका वीडियो है, एबीपी न्यूज पर भी उनका वीडियो है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे उनका वीडियो है। उन्होंने 3 बातें मुख्य रूप से कही। पहली बात, एक्सरे और इसका सीटी स्कैन। उन्होंने कहा कि एक सीटी स्कैन कराने का मतलब है 300-400 एक्सरे जितना रेडिएशन आपके शरीर में होना, और इससे भविष्य में कैंसर का खतरा है। ये सब कोरोना के साइड इफेक्ट्स हैं। कोरोना हुआ, कोरोना के कारण डायबिटीज हो रही है, कोरोना का जो ट्रीटमेंट है उससे डायबिटीज हो रही है। आप जो तनाव झेल रहे हैं उस तनाव से वो डायबिटीज बढ़ रही है, और डायबिटीज के कारण आपके शरीर में कई कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो आप बार बार टेस्ट वगैरह करा रहे हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह, ये भी घातक हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि आप जो गोलियां ले रहे हैं, जो दवाइयां ले रहे हैं, हाई डोज ले रहे हैं, वे खतरनाक हैं। बिना पूछे, बिना जाने कई लोग मेडिकल स्टोर से जा करके और स्टेरॉइड्स लेकर के आते हैं और स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, और ये स्टेरॉइड्स आपकी किडनियां खराब कर सकते हैं। ये सब भविष्य की चीजें हैं। आज मैं आपको सावधान कर रहा हूं, क्योंकि कोरोना का मतलब या कोविड-19 महज फेफड़े की बीमारी नहीं है जैसा कि पहले की अवधारणा थी, बल्कि इससे खतरनाक तरीके से खून का थक्का भी जम सकता है, जिसे तुरंत हटाने की जरूरत होती है। क्योंकि यदि वो हार्ट की तरफ चला गया तो हार्ट फेलियर हो जाएगा, ब्रेन की तरफ चला गया तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। अस्पतालों में भर्ती कोविड-19 के 14 से 28% रोगियों में रक्त का थक्का जमने की बात सामने आई है। 14 से 28%, जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस के नाम से जाना जाता है। वहीं 5% रोगियों में आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस का मामला सामने आया है। डीवीटी एक गंभीर स्थिति है जिसमें शरीर के अंदर स्थित नाड़ियों में रक्त थक्का जम जाता है। आर्टरी थ्रोम्बोसिस धमनियों में थक्का जमने से जुड़ा हुआ है। कोविड-19 का रक्त का थक्का बनने के संबंध में
दिल्ली के कई डॉक्टर सामने ला चुके हैं इन सारी चीज़ों को और तस्वीरें जारी कर चुके हैं। दूसरा, बहुत लंबे समय तक जो लोग ऑक्सीजन पर हैं उनके अंदर ब्लैक फंगस भी हो सकती है जो उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है। कोरोना के कारण कई अनदेखी अनजानी चीजें हो रही है। पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 पेशेंट्स में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के मामले देखे गए हैं। पिछले साल भी दिसंबर में इस तरह के कुछ मामले देखे गए थे जिसमें मरीजों की आंख की रोशनी चली गई। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक यह बीमारी दुर्लभ और जोखिमपूर्ण है। यह फफूंद यानी फंगस के समूह द्वारा होती है। आमतौर पर हमारे वातावरण में फफूंद का यह समूह पाया जाता है। कोरोना से संक्रमित मरीज या कोरोना से स्वस्थ हुए मरीज में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन देखा गया है। आमतौर पर उन लोगों में यह होता है जिनका शरीर किसी बीमारी से लड़ने में कमजोर होता है। वह आदमी अक्सर दवाई लेता है और उसमें कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। इस बीमारी के बाद चेहरे में सुन्नता आने लगती है। इसके अलावा एक तरफ की नाक बंद होने लगती है। आंखों में दर्द और सूजन की शिकायतें आने लगती है। पिछले साल इस बीमारी के कारण कई लोगों की जान गई थी और कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। ये सब तथ्य जो है अभी तक सामने नहीं आए हैं। मैं पहली बार इन तथ्यों को सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं और सारे के सारे मेरी रिसर्च और सारे के सारे अध्ययन रिपोर्ट्स वगैरह सबको मिला करके मैं ये सारी बातें कह रहा हूं। इसके अलावा कुछ लोगों को नाक और जबड़े को हटाना पड़ा है पिछली बार। डायबिटीज से पीड़ित कोरोना के मरीजों को स्टेरॉइड दिया जाता है। ऐसे मरीजों में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन का जोखिम रहता है। इसके अलावा कोविड से संक्रमित वीक इम्यूनिटी, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों में भी इस बीमारी का जोखिम है। माना जाता है कि इस बीमारी से आधे लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि अगर शुरुआती दौर में बीमारी की पहचान कर ली जाए तो रिजल्ट बेहतर आता है। नाक में बाधा, आंख और गाल में सूजन और काली पपड़ी जैसे लक्षण दिखें तो बायोप्सी से इन्फेक्शन के बारे में पता लगाया जा सकता है। अगर शुरुआती दौर में एंटी फंगल थेरेपी शुरू की जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है। लेकिन आज मैं इतना ज्यादा दुखी हूं कि लोग जो है ना विवेक शून्य होकर के और हड़बड़ी में, घबराहट में सीटी स्कैन करा लेते हैं। घबराहट में अपना मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, मैंने पिछले वीडियोस के अंदर भी ये बात कही कि क्यों भयभीत हो रहे हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। क्या कुछ लोगों की मृत्यु हो जाने के कारण आपकी भी मृत्यु हो जाएगी, ये मान करके चल रहे हैं? ऐसा मत मानिए, भगवान के लिए ऐसा मत मानिए। जिस तरह से आप लोगों ने वैक्सीन के लिए मान लिया कि वैक्सीन लगा दी इसका मतलब हम अमर हो गए, पट्टा मिल गया हमें। गलत है धारणा ये। जिनको वैक्सीन की पहली डोज लग गई, दूसरी डोज लग गई और दूसरी डोज लगे हुए भी 15-20 दिन ऊपर निकल गए, वे लोग भी बीमार हो रहे हैं कोरोना से और उनमें भी मृत्यु हुई है। तो इसलिए हड़बड़ाहट मत करिए। हड़बड़ी में सरकार भी फंस जाती है क्योंकि कई बार चीजों की सप्लाई होने में समय लग जाता है। तो एकांत रूप से फिर सरकार को दोष देना, सरकार के माथे ठीकरा फोड़ना, ये ठीक नहीं। व्यवस्थाएं हैं, आप इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? मैं शुरू से समझा रहा हूं कि कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कह सकता है कि ये कोरोना का ट्रीटमेंट मिल गया और इससे कोरोना से ठीक हो जाएंगे। कोरोना का ट्रीटमेंट एकमात्र आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करना है। इम्यूनिटी मजबूत होगी तो कोरोना हो भी गया तो वो कहां निकल जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। और उसके लिए मैं लगातार कह रहा हूं कि आप विटामिन सी लीजिए, विटामिन डी लीजिए और जिंक लीजिए।
विटामिन सी, डी और जिंक किन किन चीजों में पाया जाता है? नेचुरल फूड्स में। वो खाइए, पीजिए, मस्त रहिए। भय नाम की चीज ही नहीं होनी चाहिए। मुझे तो उस समय जब मैं बेहोश था तब भी भय नहीं था। डॉक्टर्स बैठे हुए थे, सारे लोग बैठे हुए थे, परिवार वालों को, किसी को एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको उम्मीद हो कि मैं सर्वाइव करूंगा, बचूंगा। एक समय ऐसा आ गया था, लेकिन देवगुरु धर्म को यह मंजूर नहीं था। मुझे जीवन दान मिला और मैंने तभी संकल्प कर लिया कि अब मेरा ये जीवन जो है, मेरे सपने को पूरा करने के लिए और किसी का कोई अधिकार नहीं। कितना मैं लोगों को राहत पहुंचा सकता हूं, कितना मैं लोगों के लिए कर सकता हूं, वही मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरे जीवन का मिशन है। पहले भी वही मिशन था, लेकिन अब वो उसके ऊपर एक ठप्पा लग गया कि मुझे इसके अलावा किसी चीज की कोई सोचना नहीं, किसी चीज की तरफ देखना नहीं है। मुझे केवल अपना सपना पूरा करने की तरफ सोचना है कि मैं कितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी राहत दे सकता हूं, बीमारियों से निजात दिला सकता हूं, एलोपैथी के साइड इफेक्ट से निजात दिला सकता हूं और उनको नेचुरली, प्राकृतिक रूप से सही कर सकता हूं। किचन थेरेपी से सही कर सकता हूं, घर की चीजों से सही कर सकता हूं, घरेलू उपचार से सही कर सकता हूं। यही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि अल्टीमेटली हर किसी को भी नेचर की तरफ आना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। नहीं तो दुनिया खत्म होती जाएगी धीरे धीरे। इसी तरह से बचेंगे वही जो प्रकृति की गोद में जिएंगे। ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं और पूरे अनुभव और अध्ययन के साथ कह रहा हूं। अंधाधुंध लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, पर्ची लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन कई लोग सीधे पहुंच रहे हैं मेडिकल स्टोर पे और वहां से लेकर के अपना खा रहे हैं। तो मेरी बात ना माने, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, उनका निवेदन तो सुन लें। वो कह रहे हैं कि भाई एक एक्सरे कराने का, एक सीटी स्कैन कराने का मतलब है 300-400 एक्सरे जितना रेडिएशन। तो क्यों आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी? खून के थके या मामूली जो है वो तो आप, माइल्ड कोविड होगा तब भी आ जाएंगे कुछ चकते। उन चकतों का इलाज करिए। अनलेस एंड अनटिल आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, तब आपको सीटी स्कैन कराने के लिए डॉक्टर कहेंगे, डॉक्टर खुद ही सीटी स्कैन करेंगे और आपका उपचार करेंगे। ये सब चीजें देखिए, इसके कारण आपकी शरीर की एसिडिटी बढ़ रही है, कमजोरी आ रही है, डायबिटीज हो रही है। ये सब कोरोना के साइड इफेक्ट्स हैं। आपके लंग्स खराब हो रहे हैं और आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उससे आपकी किडनियां खराब होगी। आप जो एक्सरे करा रहे हैं, जो रेडिएशन हो रहा है, उससे आपको कैंसर का खतरा है। अब आप कहां जाएंगे बच करके? तो पहले से ही आप ऐसा कर लीजिए ना, जो मैं निवेदन कर रहा हूं बार बार हाथ जोड़ करके, कि आप हमारी लेमन टी पी लीजिए, आप अमुक सूप पी लीजिए, आप ये ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, आप ये एलोपैथी का इलाज कराइए। इस महामारी के दौर में मैं आपको मना नहीं करूंगा और रोकूंगा नहीं, कराइए। लेकिन ये खाने पीने की चीजों को, खाने पीने में कहां तकलीफ हो रही है आपको? और ये खाएंगे पिएंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपको कोरोना होगा ही नहीं तो, और होगा तो 5 दिन में चला जाएगा, जैसे और लोगों का जा रहा है। जो लोग भी हमसे संपर्क कर रहे हैं उनको हम सारा बता रहे हैं। जिनको एलोपैथी की जरूरत पड़ रही है उनको एलोपैथी के लिए भी बोल रहे हैं कि भाई आप एलोपैथी की ये दवाइयां हैं, ये प्रोटोकॉल है, इस हिसाब से आप ये दवाइयां ले लीजिए। जिनको जरूरत नहीं है उनको कह रहे हैं आप ये खाओ पियो और मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और नहीं आ रही लोगों को। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए भी हमने घरेलू तरीके बताए हैं, किस तरह से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है। हमारा पिछला वीडियो वही कह रहा है सारा का सारा। दूसरा,
एक ये मास्क बड़ी बीमारी है, इसको भी ध्यान में रखिए। कोई डॉक्टर हिम्मत करके आगे नहीं आ रहा है और उसका इफेक्ट नहीं बता रहा है। केवल पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर ने पहली बार मुंह खोला है और बहुत स्पष्टता से कहा है कि भाई आप जो है पीजीआई चंडीगढ़ के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के सीनियर प्रोफेसर और पद्मश्री, उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है, तो इसका मतलब है ना ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं। उन डॉक्टर की बात मानिए। डॉक्टर दिगंबर बेहरा, उनका कहना है कि मुंह पर मास्क लगाए रखना गलत है। लगातार 1 घंटे से ज्यादा देर मास्क नहीं लगाएं, और 1 घंटे से ज्यादा देर यदि आपको कहीं रहना है तो एकांत देखिए और 15-20 मिनट के लिए मास्क हटा करके खूब गहरी गहरी सांस लीजिए। और हमने भी यही निवेदन किया कि आप कोई नीम का पेड़ देख लीजिए, कोई छायादार अच्छा पेड़ देख लीजिए, या जहाँ पर ऑक्सीजन के गमले लगे हुए हों, इसका तुलसी जी के गमले लगे हुए हों, क्योंकि तुलसी जी 24 आवर्स ऑक्सीजन देती है। पीपल का पेड़ है तो वो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। तो ऐसे पेड़ों की छांव में आसपास में कोई नहीं हो, मास्क हटा करके खूब गहरी सांस लीजिए। अकेले गाड़ी चला रहे हैं तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। अब पुलिस डंडा मारे उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उन लोगों को अक्ल देने की जरूरत है। सारे मास्क के पीछे पड़े हुए हैं लठ लेकर के। कुछ देशों में मास्क हटा दिए गए। आप भीड़ में हैं तो मास्क रखिए। आप ऑफिस में चारों तरफ से लोगों से घिरे हुए हैं तो थोड़ा सा मास्क रखिए, लेकिन मौका देखिए अकेले हर घंटे में 15-20 मिनट के लिए मास्क हटा करके डीप ब्रीथिंग करिए। अदरवाइज आपको चक्कर आएंगे, सर दर्द होगा और आपके लंग्स में इंफेक्शन होगा ही होगा। ये ज्यादातर उन्हीं लोगों ने अभी भुगता है जिन लोगों ने लगातार मास्क लगा रखा था डर के मारे। इसलिए ऐसा मत करिए, लोगों को गलत शिक्षा मत दीजिए। मैं डॉक्टर से भी निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके सरकार से भी प्रार्थना करता हूं कि मास्क के लिए इतनी हदें पार मत करिए। मास्क बचाता है, नो डाउट, मास्क लगाना चाहिए, इसमें भी मेरी दो राय नहीं है, लेकिन कब, किन परिस्थितियों में और कितनी देर, ये लोगों को एजुकेट करिए। कई डॉक्टर भी ये गलतियां कर रहे हैं, जो नए नए डॉक्टर बने हैं। बहुत सीनियर डॉक्टर्स ये गलतियां नहीं कर रहे हैं। तो 15-20 मिनट के लिए हर घंटे में आप मास्क को हटाइए, खूब गहरी सांस लीजिए, अदरवाइज बहुत दिक्कत आएगी। आने वाले समय में फेफड़ों का संक्रमण, सांस संबंधी बीमारियां बहुत ज़्यादा होगी। हार्ट और हाइपरटेंशन, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डीबीटी, जैसा मैंने कहा डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डायबिटीज, रेडिएशन के कारण कैंसर, स्टेरॉइड के कारण किडनी की समस्याएं, एसिडिटी, मोटापा और भय के कारण मानसिक बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ेगी। इसलिए अभी से सावधान हो जाएं। YouTube पर हमारा चैनल देखें। हालांकि हमने पिछली बार डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का जो स्टेटमेंट था उसी को लेकर के और वीडियो बनाया, और YouTube वालों ने उनकी खोपड़ी खिसक गई, पता नहीं क्या हुआ, तो वो वीडियो हटा दिया। पूरा देखते नहीं, समझते नहीं है, और जिसकी मर्जी आए जहां पर जो बंद कर देते हैं। तो उन बातों को हम अभी इसमें सारा रिपीट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के स्टेटमेंट की चर्चा की। और ये जो आधुनिक पीढ़ी के लोग हैं, जो बार बार जिनका एलोपैथी पर ही पूरा भरोसा है, मैं उनको भी निवेदन करना चाहता हूं कि एलोपैथी से ज्यादा दमखम हम हजारों वर्षों से जो जी रहे हैं और जो जीवन पद्धति रही है उसके अंदर है। भारत मसालों का सम्राट है। मसाले यहां पर जो है कुबेर के खजाने की तरह है, जो पूरी दुनिया में नहीं है। 7वीं शताब्दी में 300 साल तक युद्ध चला था।
भारतीय मसालों पर कब्जा करने के लिए। ये हमने अपनी किताब में लिखा है। तो भारतीय मसालों में बहुत तासीर है, बहुत ताकत है। उन पर भरोसा रखिए, घरेलू उपचार पर भरोसा रखिए, विज्ञान की कसौटी पर खरे हैं। एलोपैथी भी है, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए, अत्यंत आवश्यकता के समय, तात्कालिक लाभ, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। परमानेंट सॉल्यूशन आपका ये जो खाने पीने की चीजें हैं। अब आप देखिए कि खून के थक्के कैसे हटाएंगे आप। उसके लिए जो स्टेरॉइड देंगे वो किडनी खा जाएंगे। और जबकि थक्के हटाने का सीधा सीधा नॉर्मल तरीका है अखरोट, काली मिर्च। अखरोट खून को पतला करता है, काली मिर्च खून को साफ करती है, पतला करती है और उसका दौरा बढ़ाती है, रोटेशन शरीर में। ऐसी कोई मेडिसिन है? समझिए चीजों को। किसी भी वैज्ञानिक के पास में बात ये ले जाइए आप, वो यदि बात नकार दे तो मैं बताऊं, फिर बहुत प्रामाणिक ढंग से कह रहा हूं मैं। इसलिए हमने कहा कि सवेरे सवेरे आप खाने पीने का ध्यान रखिए। रात को 3 तरह के पानी भिगोइए, दालचीनी का पानी भिगोइए, तेज पत्ता पानी में भिगोइए और तीसरी गिलास में 2 चम्मच जीरा भिगो दीजिए। जीरा में भरपूर आयरन भी होता है और जिंक भी होता है। आपका तेज पत्ता और दालचीनी जो है वो आपको डायबिटीज को कंट्रोल में रखेगी। क्योंकि ये जो दवाइयां ले रहे हैं या ये जो कोरोना हो रहा है, जिनको डायबिटीज नहीं थी उनको भी डायबिटीज हो रही है उससे। तो ये आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करेगा। लेमन टी पीजिए। लेमन टी के लिए हमने बोला कि भाई 1.25 कप पानी में थोड़ा सा अदरक या सौंठ डाल दीजिए। अदरक में भी जिंक होता है पर्याप्त मात्रा में और सर्दी जुकाम खांसी को ठीक करता है अदरक। 4-5 काली मिर्च डाल दीजिए, 2 लौंग डाल दीजिए, आवश्यकता अनुसार गुड़ डाल दीजिए और 4-5 तुलसी पत्र। इससे बढ़िया एंटीबायोटिक नहीं। ये डालिए, उबालिए और पौन कप रह जाए तो एक खाली कप में आधा नींबू निचोड़ करके उसके अंदर ये काढ़ा जो है छान लीजिए। ये लेमन टी सुबह शाम पीजिए। मन करे तो दोपहर में भी पीजिए। आपकी जो वो कड़क चाय वाली आदत है ना, वो छूट जाएगी। इधर भी फायदा, इधर भी फायदा, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगी। इसी तरह से हमने कहा सूप पीजिए। पालक 10 पत्ते, अच्छा पालक देखें तो पालक 10 पत्ते, 10 बड़े टमाटर बिल्कुल पके हुए। और जब पालक ना मिले तो पालक के बजाय आप लौकी, दूधी जिसको बोलते हैं, वो डाल सकते हैं। और कभी पालक और टमाटर के बजाय आधा किलो कद्दू वो डाल सकते हैं। तो 3 तरह के टेस्ट बन जाएंगे आपके पास में, एक पालक टमाटर का, एक लौकी टमाटर का और एक कद्दू का सूप। इसके अंदर इन तीनों में जब भी आप बनाएं तो 20 मीठे नीम के पत्ते, कड़ी पत्ते जिनको बोलते हैं, 20 ग्राम हरा धनिया, 10 ग्राम अदरक, 5 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम पुदीना, काला नमक, काली मिर्च, ये सब मिला करके और मिक्सर में पीस लें और इसको अच्छे से उबालें पानी में उबाल करके इसको छानें और हींग, जीरा, राई का छौंक लगा करके पिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी पत्र, नीम गिलोय, अदरक, काली मिर्च, धनिया, गुड़, काला नमक, अजवाइन, ये सब मिला करके और काढ़ा पी लीजिए। मंदिर में जो कटुकरिया का मिलता है आमिल खाते में, वो 3 दिन सुबह शाम पी लीजिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। घर में सफेद नमक बंद करिए, काला नमक खाइए, लाल मिर्च बंद करिए, काली मिर्च ही काम में लीजिए, काली मिर्च का मैक्सिमम सेवन करिए।
शक्कर के बजाय गुड़ का सेवन करें, रिफाइन ऑयल बंद करें, गाड़ी का सरसों का तेल काम में लें, ऑलिव ऑयल का उपयोग करें, बाजार का मैदा बिल्कुल नहीं खाएं, एक आंवला रोज खाएं। अब इसमें क्या बुराई है? जो आधुनिक समाज के लोग हैं, जो तथाकथित पढ़े लिखे लोग या आज की युवा पीढ़ी, इसमें क्या आपत्ति है भाई? उनको फास्ट फूड जंक फूड अच्छा लगता है, और फास्ट फूड जंक फूड ज्यादा खाने से ये इम्यूनिटी कमजोर हुई है। इसीलिए अब अगला नंबर बच्चों का आ रहा है। तीसरी वेव आएगी तो बच्चों को बीमार करेगी, क्योंकि बच्चों की भी इम्यूनिटी खत्म हो गई। फास्ट फूड, जंक फूड, रेडीमेड फूड, पैक फूड, कुरकुरे, चिप्स। अरे भाई कुछ तो शांति करो, सब्र करो। इस वीडियो में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। भविष्य का ध्यान रखें, क्योंकि भविष्य अंधकारमय लग रहा है, परिस्थितियां काफ़ी खराब है। उन्हें यदि हमें ठीक करनी है तो हमें सही रास्ते पे आना पड़ेगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप और भी वीडियो देखिए जो मैंने कोरोना से संबंधित बातों पर लिखे हैं। दूसरी बीमारियों से संबंधित भी मेरे वीडियो हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, उन्हें सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दीजिए। धन्यवाद।